मैं मारुत नंदन आपका स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेस में। बाबू चलते हैं, आइए। चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है न। आज तीसरा क्लास है बाबू, है ना। आज तीसरा क्लास है ना। चलिए देखिए, कुछ दिए थे रासायनिक अभिक्रिया संतुलन करने के लिए, है न। तो सब लाएंगे बना के, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेगा रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। लिखिएगा हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचनाएं है न। रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचनाएं कौन कौन सी सूचना है जो रासायनिक अभिक्रिया हमको देती है। जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे देखिए H2 प्लस O2 क्या बना था, H2O। अब तो ये तो संतुलन है ना। संतुलन कल बताए थे, इसी से स्टार्ट किए थे संतुलन अभिक्रिया, है ना। संतुलन पढ़ाने के लिए इसी से स्टार्ट किए थे। देखिए अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है। हाइड्रोजन भाग ले रहा है, और क्या बन रहा है, और क्या भाग ले रहा है, ऑक्सीजन। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि कौन कौन भाग ले रहा है ना। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, अभिकारक। ये अभिकारक कहते हैं ना, इसको अभिकारक कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद, है न। तो लिखिएगा अभिकारक में कौन कौन भाग लिया। पहला पॉइंट देखिए, अभिकारक में इस अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो लिखिएगा अभिकारक में कौन कौन भाग लिया। ये सूचना दे रहा है कि हमको ये चाहिए। अभिकारक में कौन कौन भाग लिया, प्रतिफल क्या मिला। अगला पॉइंट, प्रतिफल क्या मिला। लिखिएगा प्रतिफल क्या मिला। अगला, अभिकारक में कितने परमाणु भाग लिए। प्रतिफल कितना परमाणु मिला। पहला पॉइंट लिखा है अभिकारक में कौन कौन भाग लिया। दूसरा पॉइंट लिखा है प्रतिफल क्या मिला। तीसरा पॉइंट लिखा है अभिकारक में कितने परमाणु भाग लिए। चौथा पॉइंट लिखा है प्रतिफल में कितना परमाणु मिला, है न। प्रतिफल में कितना परमाणु तैयार हुआ या मिला, है न। लिखिएगा अभिकारक में कितना मोल लिए। अभिकारक कितना मोल लिए और प्रतिफल कितना मोल प्राप्त हुआ या तैयार हुआ, है न। पहला पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट क्या लिखा है बाबू, अभिकारक में कौन कौन भाग लिए। दूसरा पॉइंट लिखा है प्रतिफल क्या मिला। तीसरा पॉइंट लिखा है अभिकारक में कितने परमाणु भाग लिए, प्रतिफल कितने परमाणु तैयार हुआ या मिले। अभिकारक कितना मोल लिए और प्रतिफल कितना मोल तैयार हुआ, है न। चलिए ये सब सूचना हमको इससे मिल रहा है ना, है न। इससे मिल रहा है कि अभिकारक में इसमें जैसे हाइड्रोजन भाग लिया है, तो इसमें कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या लिए, अभिकारक में भाग लिए। और प्रतिफल में क्या मिला, जल मिला, है ना। कितना परमाणु हाइड्रोजन और कितना परमाणु ऑक्सीजन लिए, यही नहीं लिखा है कि अभिकारक में कितना परमाणु लिए तो कितना परमाणु क्या हुआ, प्रतिफल मिला, है न। कितना मोल
अभिकारक में लिए और कितना मोल प्रतिफल में मिला, है ना। तो ये सूचना हमको प्राप्त हो रहा था। अगला डालिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा रासायनिक समीकरण। हाँ अच्छा, रासायनिक समीकरण से लिखने का लाभ, रासायनिक समीकरण के लिखने का लाभ लिखिएगा। रासायनिक समीकरण के उपयोग लिखिए, उपयोग से लाभ लिखिएगा। रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, उपयोग से लाभ, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। क्या लाभ है बाबू? रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो क्या होता है पहला, जैसे देखिए ने अभी तो लिखे थे 2H2 + O2 2H2, ये नहीं लिखे थे, ये नहीं लिखे थे हो। तो देखिए इससे क्या हुआ, अब इसमें हाइड्रोजन लिखते तो इतना बड़ा लिखना होता, ऑक्सीजन लिखते फिर इतना बड़ा होता, और जल लिखते फिर मैंने टाइम ज़्यादा लगता, नहीं लगता, टाइम भी ज़्यादा लगता और कॉपी भी ज़्यादा खर्चा होता कि नहीं। ऐसे लिखने से क्या हुआ, टाइम भी कम लगा और कॉपी भी। तो पहला लिखिएगा, इसमें कागज और इसमें कम कागज की आवश्यकता होती, लिखिएगा इसमें कम कागज की आवश्यकता होती है, इसमें कम कागज की आवश्यकता होती है ना, पहला पॉइंट। इसमें कम कागज की आवश्यकता होती है, पहला पॉइंट। इसमें समय की बचत होती है, इसमें समय की बचत होती है, अगला पॉइंट। इसमें लिखने और पढ़ने में आसानी होता है, पहला लिखा है। इसमें कम कागज की आवश्यकता होती है, लिखे पहला पॉइंट लिखा है। इसमें कम कागज की क्या होती है, आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट लिखा है, इसमें समय की बचत होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें लिखने और पढ़ने में आसानी होता है। आप जो चीज़ यहाँ पढ़ रहे हैं ना, वही चीज़ को चीन में पढ़ेगा, ये पढ़ रहे हैं ना तो अब ऐसे ही लिखना है। ये हम भारत में कहीं नहीं लिख रहे हैं बाबू, ये कहीं कोई पढ़ रहा है, चीन में पढ़े, बंगाल, आपको अमेरिका में पढ़े, रूस में पढ़े, फ्रांस में पढ़े, सब यही पढ़ेगा, है ना, सब यही पढ़ेगा। उसके लिए कोई अलग चीज़ नहीं है। तो इसमें हर जगह सेम होता है ना, हर जगह क्या होता है, सेम होता है। तो लिखिएगा पहला पॉइंट क्या लिखा है, इसमें कागज की आवश्यकता कम होती है। दूसरा पॉइंट लिखा है, इसमें समय की। तीसरा पॉइंट लिखा है, इसको लिखने और पढ़ने में क्या होती है, आसानी होती है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल बनाने के लिए, एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल बनाने के लिए, एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल बनाने के लिए, एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल बनाने के लिए आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की जानकारी देता है, आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की जानकारी देता है, आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की जानकारी देता है, आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की जानकारी देता है। लिखे, एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल बनाने के लिए आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की जानकारी देता है। हो गया, आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की जानकारी देता है। एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल बनाने के लिए आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की जानकारी देता है। 4 पॉइंट हो गया 4 पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा रासायनिक समीकरण की कौन कौन सी सूचना नहीं देता है ना, लिखिएगा रासायनिक समीकरण की सूचनाएं लिखिएगा, रासायनिक समीकरण की सूचनाएं, रासायनिक समीकरण की सूचनाएं, रासायनिक समीकरण की सूचनाएं, या रासायनिक समीकरण की सूचना तो पढ़ा दिए ना हो। सीमाएं लिखिएगा, रासायनिक समीकरण की सीमाएं छूटा था, सीमाएं क्या क्या है ना, रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या क्या है, क्या क्या सीमा है। अतः तो देखिए तो क्या क्या सीमा है, जैसे ये देखिए एग्जाम्पल है, तो 2H2 + O2 आए सर, एक एग्जाम्पल बार कहिएगा बार बार, तो ये आप देखे हुए, ये आप पूरी तरीके से समझ रहे हैं, ये चलते बार बार एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं,
है ना। जैसे देखिए ये 2H2O बनाया, तो ये अच्छा ये बोल रहा है कि हम गैस है, ये बोलता है नहीं बोल रहा है, ये बात की जानकारी नहीं दे रहा है कि हम गैस है, ये भी गैस है क्या है, लिक्विड है, इस बात की जानकारी नहीं दे रहा है। तो इसका एक सीमा है ना, ये बोलता नहीं है ना, बोलता है ऐसे, अच्छा नहीं बोलता है तो इसको हमको गलती है ना, इसको बोलना चाहिए ना कि हम गैस हैं, हम गैस हैं कि तैयार हुआ है लिक्विड, है ना। तो ये हमको इस बात की जानकारी नहीं देता। तो लिखिएगा पहला गैस की जानकारी नहीं देता है, ये गैस की जानकारी नहीं देता है। ये अवस्था की जानकारी नहीं देता है। दूसरा पॉइंट, ये अवस्था की जानकारी नहीं देता है कि गैस है, लिक्विड है ना। ये भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता। लिखेगा ये भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता है। लिखे ये गैस की जानकारी नहीं देता है, ये भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता है। और तीसरा पॉइंट लिखेगा ये ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी। हम बताए थे ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी बताए हैं ना। जो ऊष्मा पहले लेता है अभिक्रिया करने से पहले जो लेता है ऊष्मा को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। और जो अभिक्रिया होने के फलस्वरूप ऊष्मा देता है तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं ना। चलिए तो लिखिएगा ये ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी, इस बात की जानकारी नहीं देता। पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखा है बाबू कि ये गैस की जानकारी नहीं देता। दूसरा पॉइंट लिखा है ये भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता। तीसरा पॉइंट लिखा है कि ये ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी, इस बात की जानकारी नहीं देता। अगला पॉइंट लिखेगा ये दशाओं की जानकारी नहीं देता। ये दशाओं की जानकारी नहीं देता है कि ताप कितना लेगा, ताप या दाब कितना है, ये सब बात की जानकारी नहीं देता। लिखिएगा ये दशाओं की जानकारी नहीं देता है कि ताप या दाब कितना है ना। ताप या दाब कितना है ये सब की जानकारी नहीं देता है ना। ये दशाओं की जानकारी नहीं देगा कि कितना ताप चाहिए या कितना दाब चाहिए, इस बात की जानकारी नहीं देता है। हो गया, अच्छा हो गया हो। चौथा पॉइंट लिखा है ये दशाओं की जानकारी नहीं देता कि ताप कितना लेगा या दाब कितना लेगा, है ना। इस बात का जानकारी नहीं देता है। अब ये सब बात की जानकारी नहीं देता है तो इसको समीकरण को, जो समीकरण है इसको और अच्छा कैसे बनाए, है ना। तो लिखेगा रासायनिक समीकरण को और उपयोगी कैसे बनाए, रासायनिक समीकरण को और उपयोगी कैसे बनाए। लिखिएगा रासायनिक समीकरण को और उपयोगी कैसे बनाए, रासायनिक समीकरण को और उपयोगी कैसे बनाए, रासायनिक समीकरण को और उपयोगी कैसे बनाएं। तो कैसे बनाएंगे बाबू, तो इसकी भौतिक अवस्था की जानकारी देंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा, जैसे देखिए तो फिर वही एग्जाम्पल लेंगे। जैसे देखिए ये H2 है, ये O2 है, ये क्या बनाया, H2O बनाया, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि क्या है, ये लिक्विड है कि गैस है, ये गैस है। यहाँ पर लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा कि कुल देखते समझ जाएगा कि क्या है, ये गैस है। और यहाँ पर लिख दिए ये भी गैस है क्या है, लिक्विड है, ऐसे लिख दिए तो ये पता चल गया कि ये वो छज्जी है, मतलब ये गैस है, ये ऑक्सीजन है, मतलब ये भी गैसे है, लिक्विड है, मतलब क्या है, पानी है ना। तो इस बात की हमको जानकारी देना पड़ेगा कि, है ना। इसमें क्या लगा देंगे, जो है उसको क्या करेंगे, लगा देंगे। तो लिखिएगा पहला पॉइंट इसकी भौतिक अवस्था की जानकारी दे करके, इसकी भौतिक अवस्था की जानकारी दे करके, है ना, इसकी भौतिक अवस्था की जानकारी दे करके पहला पॉइंट लिखिएगा, इसकी भौतिक अवस्था की जानकारी दे करके। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसकी भौतिक अवस्था की जानकारी दे करके। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसकी भौतिक अवस्था की जानकारी दे करके कि ये गैस है, सॉलिड है ना, कि लिक्विड है, इस बात की जानकारी दे करके। दूसरा पॉइंट लिखिएगा
ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माक्षेपी, इस बात की जानकारी दे करके, ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माक्षेपी, इस बात की जानकारी दे करके, ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माक्षेपी, इस बात की जानकारी दे करके। ठीक है, देखिए बाबू एग्जाम्पल, ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माक्षेपी, इस बात की जानकारी दे करके, ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माक्षेपी, इस बात की जानकारी दे करके। तो देखिए तो बाबू, कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या देता है, CO2, अब बहुत मात्रा में क्या देता है, ऊष्मा देता है। तो जब ऊष्मा अभिक्रिया होने के बाद क्या मिल रहा है, ऊष्मा मिल रहा है। तो देखिए जब ऊष्मा प्लस में ऊष्मा लिख देते हैं तो कौन सा अभिक्रिया होता था, याद कीजिए, ऊष्माक्षेपी होता था। ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद कीजिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण था हम पढ़ाए हैं, है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण था। अच्छा एगो और लिख देते हैं, जैसे देखिए En2 + O2, और ये पहले ये अभिक्रिया होने से पहले क्या ले लिया है, ऊष्मा। अब ये क्या बनेगा, NO2, क्या बनेगा, NO या NO ले लीजिए, है नहीं, NO ले लीजिए, 2NO बनेगा। चलिए NO ले लीजिए। अब देखिए अभिक्रिया होने से पहले क्या ले लिया, ये ऊष्मा ले लिया। अभिक्रिया, ये बात की जानकारी दे दिए ना कि कैसा अभिक्रिया है ये, ऊष्माक्षेपी की ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ये देखिए जब पहले ऊष्मा लेता है तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आए कहते हैं ना। तो देखिए इस बात की जानकारी हमको देना पड़ेगा। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, CO2 बनाया, और बहुत सारा क्या दिया, ऊष्मा दिया। तो बहुत सारा जब ऊष्मा ऐसे कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो लिखता है CO2। और इस बात की हमको अब ये हटा देते, मान लीजिए ये हटा देते तो ये पता नहीं चलता कि कैसा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी की ऊष्माशोषी, इस बात की जानकारी तो नहीं पता चलता। लेकिन यहाँ प्लस में हम क्या लिख दिए हैं, ऊष्मा, तो अब पता चल गया कि कैसा अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी की ऊष्माक्षेपी, कैसा है, ऊष्माक्षेपी है ना। अब यहाँ पर हटा देते हम और सीधे ये हटा करके यही लिख देते तो पता चलता कि कैसा अभिक्रिया है, नहीं पता चलता। मतलब इसको पता चलने के लिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ऊष्मा ले रहा है कि ऊष्मा दे रहा है। तो ये देखिए ये ऊष्मा हमको दे रहा है, जो ऊष्मा देगा ऊष्माक्षेपी, जो लेगा वो ऊष्मा। चकाचक आगे बढ़े। तो इस बात की जानकारी दे करके क्या कि कौन सा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, कौन का ऊष्माक्षेपी है, इस बात की जानकारी हमको देना पड़ेगा, रासायनिक अभिक्रिया में देना पड़ेगा ना। तो और अच्छा होगा, और अच्छा हो गया ना रिएक्शन, है ना। ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया और क्या हो गया है, अच्छा हो गया ना। अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लिखते चलिएगा, है ना, एग्जाम्पल लिखते चलना है। चलिए तीसरा पॉइंट आइए, गैस के उत्सर्जन की जानकारी दे करके। आइए अगला पॉइंट, गैस के उत्सर्जन की जानकारी दे करके, इसको मिटाते हैं। गैस की उत्सर्जन की जानकारी दे करके, गैस की उत्सर्जन की जानकारी दे करके, है ना, गैस के उत्सर्जन की जानकारी दे करके बाबू, गैस के उत्सर्जन की जानकारी दे करके। जैसे देखिए एगो Zn + HCl, ये दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, क्या बना दिया, बना दिया ZnCl2 + H2। अब देखिए अब ये H2 क्या है, H2 क्या है, गैस है ना। तो ये कहाँ जाएगा, हम बताए थे, याद कीजिए, हम बोले थे गैस कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। तो ये गैस की जानकारी दे रहा है कि गैस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा, वायुमंडल में। तो इस बात की जानकारी यहाँ पर इंडिकेट ऐसे कर दिए, इंडिकेट ऐसे कर दिए तो ये क्या समझेगा आदमी, गैस है कहाँ जाएगा, वायुमंडल में। और यही इंडिकेट हम ऐसे कर दिए तो ये कहाँ बैठेगा, तली में। कौन सा अभिक्रिया होगा, अवक्षेप होगा, अवक्षेप। अवक्षेप का बनना लिखाए थे, रासायनिक अभिक्रिया के गुण में लिखाए थे 5 प्रकार के गुण, रंग का बदलना, अवक्षेप का बनना, गैस की
गैस की उत्पत्ति, अवस्था में परिवर्तन दिखाए थे ना ये चवन। तो ये हो गया गैस की जानकारी दे करके, हो गया। पांचवा लिखिएगा, कैवा पार्ट हुआ, चौथा कि पांचवा? चौथा। चलिए, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा पॉइंट लिखिएगा। अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी दे करके, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी दे करके, पांचवा लिखिएगा, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी दे करके, है नहीं। अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी दे करके सेक्शन देखिए तो ये मान लीजिए अभिक्रिया ए है, A+B है, और ये बना दिया क्या, C और D। तो अब कहाँ पर जानकारी देंगे, तो जानकारी कहाँ देंगे, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, जानकारी कहाँ देंगे, तो यहाँ पर अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी दे करके। क्या शर्त है कि दाब कितना लेगा, या ताप कितना लेगा, या उत्प्रेरक कौन होगा, उत्प्रेरक कौन होगा, इस बात की जानकारी हमको क्या करना पड़ेगा, तीर के ऊपर या नीचे क्या करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट लिखिएगा इसमें, अभिक्रिया के तीर के ऊपर या नीचे ताप या दाब, ताप या उत्प्रेरक की जानकारी दे करके। रासायनिक अभिक्रिया के तीर के ऊपर या नीचे, तीर के ऊपर या नीचे ताप, दाब या उत्प्रेरक की जानकारी दे करके, है ना। चलिए लिखे, लिखाए थे कि अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी दे करके के। तो क्या जानकारी देगा बाबू कि अभिक्रिया के ऊपर, अभिक्रिया में तीर के ऊपर, अभिक्रिया में तीर के ऊपर दाब, ताप या उत्प्रेरक कितना, उत्प्रेरक की जानकारी दे करके हमको बताना पड़ेगा कि दाब कितना लेगा, ताप कितना लेगा, या कौन सा उत्प्रेरक काम करेगा इस पर, है ना। ये हमको जानकारी देंगे तो और समझने वालों को क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा ना इजी। कि जैसे अब ये कहाँ जलेगा, ये कोयला की उपस्थिति में जलेगा कि सूर्य की उपस्थिति में चलेगा, है ना। तो कैसे जलेगा इस बात की जानकारी दे देंगे तो समझने वालों को और क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, उत्कर्मण्यता की जानकारी दे करके, उत्कर्मण्यता की जानकारी दे करके, उत्कर्मण्यता की जानकारी दे करके, जानकारी दे करके, उत्कर्मण्यता की जानकारी दे करके। उत्कर्मण्यता मतलब बाबू देखिए, उत्कर्मण्यता दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुत्कर्मण्यता, पहला, और दूसरा होता है उत्कर्मण्यता। पहला होता है अनुत्कर्मण्यता, है ना, पहला होता है अनुत्कर्मण्यता, और दूसरा होता है उत्कर्मण्यता, है ना। पहला होता है अनुत्कर्मण्यता अभिक्रिया और दूसरा होता है उत्कर्मण्यता अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, जैसे देखिए, मान लिया जाए ये अभिक्रिया है तो A और प्लस B है, ये C+D बनाया, तो ये एक ही पट्टी का रिएक्शन है ना, एक ही पट्टी का। ये अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, C और D। ये अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, C और D। तो C और D बना दिया, और ये तीर देखिए यहीं पर जाके क्या हो गया, हो गया खत्म। मतलब ये जब दोनों पट्टी से घेरा जाए तो उसको बोलेंगे अनुत्कर्मण्यता, मतलब ये एक ही पट्टी से अभिक्रिया करेगा। A+B किया और क्या बना दिया, C+D। अब C+D से A+B बन नहीं सकता, तो मतलब वैसा रिएक्शन, वैसा अभिक्रिया जो क्या हो, एक ही तरफ से अभिक्रिया हो, क्या हो, एक ही तरफ से अभिक्रिया हो, वैसा रिएक्शन, वैसा अभिक्रिया जो एक ही तरफ से अभिक्रिया हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अनुत्कर्मण्यता अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसे, अनुत्कर्मण्यता। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कैसा अभिक्रिया है, तो अनुत्कर्मण्यता, या एरो के चिन्ह दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कैसा अभिक्रिया है ना। और दूसरा क्या होगा, जैसे देखिए A और प्लस B अभिक्रिया किया, अब बना दिया क्या, C और D, और फिर ऐसे चिन्ह लिख दिए, ऐसे लिख दिए। देखिए आधा लिखे, देखिए ये आधा लिखे है ना, ये भी आधा लिखे, मतलब A और B से अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, C और D बनाया। A और B के साथ अभिक्रिया किया तो
क्या बना दिया, C और D। और C और D अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, A और B। मतलब ये अभिक्रिया कैसे हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है ना। तो जो अभिक्रिया अभिकारक से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से क्या बना दे, अभिकारक। जो अभिक्रिया अभिकारक से क्या बना दे, प्रोडक्ट, प्रतिफल, उत्पाद। जो अभिक्रिया अभिकारक से जो अभिक्रिया होने पर प्रतिफल बनता है और प्रतिफल से क्या बनता है, अभिकारक बनता है, उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणता अभिक्रिया, है ना। उसे क्या कहते हैं, उसका चिन्ह ऐसे होता है, उसका चिन्ह, इसका चिन्ह ऐसे होता है। कोई दिक्कत। वैसा अभिक्रिया जो अभिक्रिया दोनों तरफ से होता है, इसको बोलते हैं रिसिबल रिएक्शन, उत्क्रमणता रिसिबल रिएक्शन, है ना। वैसा अभिक्रिया जो अभिकारक से क्या बना दे, प्रतिफल बना दे, और प्रतिफल से क्या बना दे, मतलब दोनों तरफ से अभिक्रिया हो, है ना, दोनों तरफ से। मतलब ई जाए ने, अब फिर ई लौट के इधर जाए, इधर गया, अब फिर लौट के इधर आ जाए, इधर आ जाए, दोनों तरफ हो रहा है ना। तो वैसा रिएक्शन जो अभिकारक से क्या बना दे, प्रतिफल, और प्रतिफल से क्या बना दे, अभिकारक बना दे, उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं, उत्क्रमणता अभिक्रिया कहते हैं, है ना। क्या इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, आप पढ़ लिए रासायनिक समीकरण को और उपयोगी कैसे बनाएं, है ना। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, अब लिखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखिएगा। ये निम्न प्रकार के होते हैं, है ना, ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। जैसे देखिए, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है। जैसे देखिए क्या हो रहा है, तो 2H2 प्लस O2 ये आपस में जुटा तो क्या बना दिया, 2H2 बनाया। ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, आपस में जुटा तो क्या बना दिया, CO2 बना दिया, बनाया। क्या हो रहा है देखिए तो बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए, एकदम इसी से डिफिनीशन निकलेगा। देखिए दो छोटे छोटे पदार्थ या यौगिक आपस में जुड़ करके क्या कर रहा है, एक बड़े नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है ना। देखिए ना, H2 मिला, O2 मिला, आपस में जुटा तो क्या बना दिया, एक बड़ा यौगिक बनाया। यहाँ भी देखिए दो पदार्थ आपस में मिला और क्या किया, संयोजन मतलब होता है जोड़ना, इसका अर्थ होता है जोड़ना, है नहीं, जोड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना या जोड़ना। तो देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक बड़े नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिखिएगा, जब दो छोटे छोटे पदार्थ जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ आपस में जुड़कर एक बड़े नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ आपस में जुड़कर एक बड़े नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ आपस में जुड़कर एक बड़े नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बाबू देखिए Mg प्लस O2 क्या बना लिया, MgO2 2MgO2, अपना बैलेंस करना है ना, अपना बैलेंस करना है। जैसे देखिए मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम अब तो बैलेंस करने के लिए सिखा चुके हैं, अब तो कैसे लिखेंगे बैलेंस कीजिएगा आप, है ना। देखिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया ना। तो देखिए दो छोटे छोटे पदार्थ है आपस में जुड़ के कैसा पदार्थ बना लिया, एक बड़ा नया पदार्थ बन गया, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ आपस में जुड़कर जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ आपस में जुड़कर एक बड़े नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। संयोजन या संश्लेषण मतलब क्या होता है, जुड़ना या जोड़ना, है ना। चलिए आगे बढ़ें, एग्जाम्पल लिखा गया, चलिए खटाखट, है ना, खटाखट। चलिए अब लिखिएगा वियोजन अभिक्रिया दूसरा। वियोजन या इसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब, वियोजन मतलब होता है टूटना बिछड़ना, है ना। वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना बिछड़ना हटना, है ना। मतलब इसका अर्थ होता है टूटना, मतलब क्या होगा, तो कोई पदार्थ इसमें क्या होगा, टूटेगा बिछड़ेगा, है ना, टूटेगा बिछड़ेगा। जैसे देखिए तो CaCO3 है या CaCO3 है, ये दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बना लिया, CaO प्लस CaO क्या बना, CO2, है ना, CO2। चलिए आ जाइए, देखिए अब क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, देखिए एक बड़ा पदार्थ था, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या हो गया, तो दो भागों में टूट गया ना, टूटा ना। तो एक बड़ा यौगिक क्या हो रहा है, एक बड़ा यौगिक अभिक्रिया करके छोटे छोटे भागों में क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक भागों में क्या हो रहा है, टूट रहा है ना। दो या दो से अधिक भागों में क्या होगा, ये टूटेगा, उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया, है ना। तो लिखिएगा, पहले लिखिएगा, जब एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाए, जब एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाए, तब एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे लिखे, जब एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे भागों में टूट जाए तो इस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए बैलेंस करना है आपको, है ना, ये आपके लिए छोड़ दिए हैं, आपका थी भी है, ये आपका प्रॉब्लम भी है बैलेंसिंग का, मान लीजिए एक तरह से लिखे। जब एक बड़ा यौगिक आपस में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे भागों में बट जाए या टूट जाए तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जब एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाए या बट जाए तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। देखिए दो को एग्जाम्पल भी दिए हैं, पूछेगा एग्जाम्पल के साथ पूछेगा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखें। 2 नंबर में आएगा, एक को पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, एग्जाम्पल भी लिखना है। और ये सब भी आई है बाबू, है ना, ये सब भी आई है, अभिकारक के प्रकार एगो ने एगो पूछना है, एगो ने एगो हर साल पूछता है,
इसमें 8 गो 10 गो है, ठीक है, 8 गो 10 गो है, 1 गो 2 गो पूछेगा, 2 गो तो जरूर, इससे 2 गो है ना, इससे 2 गो 8 गो में 2 गो पूछ देगा ये आपको। बराबर इम चाल भी पूछा होगा, इम चाल भी पूछा होगा, है ना, इम चाल भी पूछा है, पूछा क्यों होगा, पूछा है, पूछा होगा नहीं, पूछा है नहीं, इम चाल भी पूछा है। तो इस बात का ख्याल रखें। और आप लोग थोड़ा सा पढ़ने का टाइम टेबल रखिए, ठीक है, टाइम टेबल रखिए। जैसे अभी आप लोग का क्या है, अभी दोपहर का टाइम चल रहा है, कहीं आप लोग जाते नहीं हैं, है न, तो कहीं जाते नहीं हैं तो आप लोग क्या कीजिए, घर में 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक आराम से पढ़िए। इसमें क्या पढ़िए, इसमें आप लोग कोशिश कीजिए जो अभी जो पढ़ के जा रहे हैं वही पढ़िए, ताकि तुरंत ताज़ा ताज़ी है क्या हो जाएगी। इसको 2 भाग में बांट दीजिए, इसको 2 भाग में बांट के दीजिए। 11 से 12:30 कर दीजिए, ये 1.5 घंटा में चकाचक हो जाएगा। 1.5 घंटा अभी ताज़ा ताज़ी है, तुरंत जाके पढ़िएगा, चकाचक हो जाएगा। तो अभी जो पढ़ रहे हैं, जैसे अभी पढ़ रहे हैं क्या, साइंस पढ़ रहे हैं, है ना, चलिए देखिए। अब फिर 12:30 से तुरंत या 12:40 कर दीजिए, 10 मिनट का रेस्ट, पानी तानी पीजिए, फिर थोड़ा सा पढ़ने के बाद 12:40 से लमसम 1:40 तक, 1:40 तक क्या पढ़िए, आ रहे हैं यहाँ फिर तो SST पढ़ लीजिए, रिवीजन के तौर पर हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ से जाइए, आराम से फ्री होकर घूमिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर घर पर 7 बजे से 9 बजे तक क्या पढ़िए, तो इसमें आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा SST जो है, SST और जो अदर सब्जेक्ट है, SST और साइंस प्लस SST। अब 9 बजे, अब आइए 10 बजे से 1 बजे तक इसमें क्या पढ़िए, मैथ, इसमें क्या पढ़िए, मैथ। 1 बजे के बाद सोइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उठिए आप 6 बजे, 5-6 घंटा हो गया, नहीं बहुत है, 5-6 घंटा पढ़ने वाला के विद्यार्थी के लिए 5-6 घंटा बहुत होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है नहीं। जो पढ़ना है तो 5-6 घंटा बहुत है, सोने के लिए 5-6 घंटा बहुत है। 2-3 घंटा मैथ जरूर बनाइए। देखिए एकदम 3 घंटा सॉलिड टाइम दिए हैं, रात में नींद आता है ज़्यादा तो मैथ बनाइए, नींद नहीं आएगी। मैथ पढ़िएगा, नींद नहीं आएगी। और नींद आने वाला सब्जेक्ट देखिए, यहाँ तो उसको दोपहर में डाल दिए, नींद नहीं आएगा। यहाँ इसको डाल दिए, नींद नहीं आएगा। यहाँ पर इसको डाल दिए, नींद नहीं आएगा। यहाँ पर इसको डालिए, नींद भी नहीं करेगा, नींद आने के कोई सवाल ही पैदा नहीं है। तो 1 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना, नहीं पढ़िएगा होमवर्क नहीं पूरा होगा, है न, होमवर्क नहीं पूरा होगा। पढ़ने के लिए नींद चैन को त्यागो तुम, मेहनत के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। और यहाँ है कि मेहनत के मैदान छोड़कर कुल फुरंगी हो जाता है। तो बिना मेहनत का जय जयकार नहीं होगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, है नहीं। खूब मेहनत कीजिए, दम भर मेहनत कीजिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भेजें, है नहीं। और आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो पढ़ने का शेड्यूल दिए हैं उसी तरह से पढ़ें, आप अच्छे कर जाएंगे, है नहीं। ठीक है बाबू, धन्यवाद।